जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th इतिहास के चैप्टर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास के यूरोप चैप्टर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद इनके आज हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 4 को। किसको? पार्ट 4 को। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था? तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था बिस्मार्क के बारे में। इसके पिछले वीडियो में शायद हम लोगों ने बिस्मार्क के बारे में पढ़ लिया था और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय इसके बारे में पढ़ना था। तो आइए आज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या देखिए, हाँ यहाँ देखिए, हम लोगों ने बिस्मार्क के बारे में पूरे पढ़ लिया था और हमें पढ़ना क्या था? तो हमें पढ़ना था यूरोप में राष्ट्रीयता का यूनान में यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ठीक ना। तो यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता था। इसी संदर्भ में यानी यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता था। जा सकता है। यूनान का अपना गौरव में अतीत रहा है। यूनान का जो अपना गौरव में अतीत रहा है, जिसके कारण से का मुख्य स्रोत माना जाता है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। क्या था उसके लिए प्रेरणा स्रोत यूनानियों के लिए? तो याद रखिएगा, साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि ये सब जो था उसके लिए प्रेरणा स्रोत था। यूनानी के लिए उपलब्धियों का प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों में अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। इसके बावजूद भी यूनान जो है वो तुर्की साम्राज्य के अधीन था, उसके नीचे था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, उस फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूनानी में जो है राष्ट्रीयता का भावना जगा। क्यों जगा? तो क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। क्या थी? तो किन की पहचान एक थी। तो क्यों पहचान एक थी? क्योंकि इनके जो है धर्म, जाति और संस्कृति ये सब कुछ नहीं था, इसके आधार पर सबकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। उसके बाद जो है तुर्की ने शासन स्वयं को अलग करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए जाने शुरू लगे। इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडिशा नामक स्थान पर की। किस स्थान पर? ओडिशा नामक स्थान पर की। याद रखिएगा, किस स्थान पर? तो ओडिशा नामक स्थान पर की थी। किसकी स्थापना की थी? तो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यूनानी से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग भी उदय हो चुका था। यूनान में क्रांति के नेतृत्व के लिए उन्होंने वहाँ यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय। यूनान क्या था? यूनान सारे यूरोप के लिए, यूरोप एक एशिया है, महादेश है, ठीक ना। एशिया भी एक महादेश है, यूरोप भी एक महादेश है। वासियों के लिए, पूरे यूरोप वासियों के लिए
प्रेरणा स्रोत एवं सम्मान का पार्य स्वतंत्रता के लिए जिसकी स्वतंत्रता के लिए जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थल के बावजूद भी उदत उदत थे उदत थे किस हर सभी के नागरिक पूरे यूरोप के नागरिक, पूरे यूरोप महादेश के नागरिक जो है उन्होंने तटस्थ थे इसके लिए, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इंग्लैंड का जो महान कवि था लॉर्ड बायरन वो जो है यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में महानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के लिए कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। ये जो है कौन? रूस जो है ये भी किसका पक्षधर था? ये भी यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। देखिए यूनान में जो है विस्फोटक स्थिति तब और बढ़ गई थी जब शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न यानी मिले हुए लोगों को, जो स्वतंत्रता संग्राम में मिले हुए थे, उनको जो कुचलने का प्रयास किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। 1821 में जो अलेक्जेंडर जो है चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तियों रूस से तो यूनान राष्ट्रीयता का पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विजय रोम में हो गया। 1862 ईस्वी तक जो है दक्षिण इटली, रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासत जो है वो किसमें का विजय? रोम में हो गया। उसका विजय रोम में हो गया और सभी विक्टर इमैनुअल को शासक माना और सभी ने विक्टर इमैनुअल को अपना शासक माना। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानी का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। 1826 ईस्वी में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। तुर्की और यूनान के बीच में जो विवाद हुए थे उसके लिए लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उस सम्मेलन में क्या किया? उस सम्मेलन में जो है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यानी तुर्की के विरोध में यूनान के समर्थन में कार्यवाही करना शुरू कर दिया। इस प्रकार तीनों देश की संयुक्त सेना नावारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के खिलाफ कहाँ हुई थी तीनों देशों की सेना? तो नावारी की खाड़ी में। कहाँ? नावारियों की खाड़ी में। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। तुर्की के समर्थन में जो है सिर्फ मिस्र का सेना आया और सब देश का सेना नहीं आया। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। युद्ध में जो है तुर्की और मिस्र की सेना बुरी तरह से पराजित होगी नहीं। उधर 2 देश था, इधर 3 देश था, तो होगी ही पराजित, होगी ही हार होगी ही। अतः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई। याद रखिएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में
हुई थी। कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्व सत- स्वतंत्रता देने की बात तय की गई, स्वतंत्रता देने की बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन यूनान के राष्ट्रवादियों जो है ये संधि को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्ष इस स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। उधर जो है फ्रांस और यूनान पर भी रूस के प्रभाव की अपेक्षा इस स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 ईस्वी में यूनानी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। वेरिया, यहाँ वेरिया होगा। वेरिया के शासक ओटो। वेरिया का शासक कौन था? याद रखिएगा, वेरिया का शासक कौन था? तो ओटो। वेरिया का शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना था? तो स्वतंत्र यूनान का राजा बना था ओटो। कौन? ओटो। वो उससे पहले कहाँ का शासक था? तो वेरिया का शासक था। इस तरह यूनान इस से रूस का प्रभाव भी इस तरह यूनान। अब हम लोग पढ़ेंगे हंगरी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी भावना के लिए प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता था। राष्ट्रवादी भावना के लिए प्रसार का रूप जो हंगरी में भी नजर आने लगा। हंगरी क्या? हंगरी एक देश है। हंगरी क्या है? तो हंगरी याद रखिएगा, एक देश है। क्या है हंगरी? हंगरी एक देश है। हंगरी का पूर्ण था हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। 1848 की क्रांति से के प्रभाव से यहाँ भी क्या हुआ? नागरिक आंदोलन शुरू हुआ, सॉरी, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूत था तथा फ्रांसी फ्रांसी फ्रांसीडिक था। यहाँ फ्रांसीडिक होगा, फ्रांसीडिक था। फ्रांसीडिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन था। कोसूख कौन था? तो कोसूख लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसके वर्गहीन समाज के अपने विचारों को उसके उसके समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, वो अपने विचारों को जनता तक पहुंचाता था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस ने लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। हंगरी का जो है लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर जो है विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों के जनता पर पड़ा। इसका प्रभाव जो है हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों देशों के जनता पर पड़ा, यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए, जिसके कारण जो है यहाँ पे राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। जिसके अनुसार जो है स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग को स्वीकार कर ली गई। इसमें केवल हंगरी के उदय ही सम्मिलित किए गए थे। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए थे। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। प्रेस को जो है आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता दी गई और राष्ट्रीय सुरक्षा सेना को की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने लगी।
बुडापेस्ट याद रखिएगा। जो क्या ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? सॉरी हंगरी की, ऑस्ट्रिया की नहीं, सॉरी ऑस्ट्रिया की नहीं, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ? बुडापेस्ट। ठीक। बुडापेस्ट में बुलान बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन के हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान। अब पढ़ेंगे पोलैंड। क्या पढ़ेंगे? पोलैंड। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। पोलैंड में भी जो है राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। यहाँ जो है 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। इन्हें जो है इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। उसी समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। अब क्या पढ़ेंगे? बोहेमिया। अब देखिए है बोहेमिया। तो अब आइए बोहेमिया के बारे में पढ़ते हैं। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। बोहेमिया किसके अंतर्गत था? तो बोहेमिया ऑस्ट्रियाई शासक के अंतर्गत था में भी हंगरी के भी घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। इसमें जो भी है, जो कहाँ की ऑस्ट्रियाई का जहाँ शासन था, बोहेमिया में भी हंगरी का घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्ता शासन की भी मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। जिसके कारण जो है ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया, दबा दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। परिणाम, इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? आइए अब हम लोग परिणाम को पढ़ते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हो। यूरोप में जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही, यानी फ्रांसीसी क्रांति के शुरू से ही आरंभ हुआ था। जो पूर्ण रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। फलतः जो है इसका परिणाम जो है कई छोटे बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। किसके रूप में? तो राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उसका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे, और इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। इसके कारण जो इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ, बाल्कन क्षेत्र में भी जो है बाल्कन क्षेत्र के छोटे बड़े राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी, वहाँ भी यह भावना आने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें समाजवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। देखिए, यूरोपीय राज्यों, दूसरे तरफ जो है दूसरे बड़े यूरोपीय राज्यों में जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड
जैसे देशों में भी राष्ट्रवादी भावना बढ़ गई, उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी जितने कि अन्य कारण थे। फ्रांस में होने वाले सॉरी यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी जितना कि अन्य कारण था, और भी कोई कारण था। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। ये प्रवृत्ति है जो सर्वप्रथम किसको अपना निशाना बनाया, तो एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को, यानी एशिया के अंदर जो देश है इसको, और अफ्रीका के अंदर जो देश है उसको अपना निशाना बनाया। जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए जहां यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला आधारशिलता टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ। इसी प्रवृत्ति के कारण जो है ओटोमन साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का आखड़ा बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरना पूरे विश्व को जागरूक बनाया। इन्होंने यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिणाम में प्रेक्षेप में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। इसी परिक्षेप में वे जो है भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो गए थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1889 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का। फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। मैसूर का शासक कौन था, टीपू सुल्तान। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई। उसी प्रभाव में जो उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाई थी, तो जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने करवाई थी। कब, तो 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने करवाई थी, तथा स्वयं उसका सदस्य बना, तथा स्वयं जो है टीपू सुल्तान भी उसका सदस्य बन गया। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रृंगारपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। उन्होंने जो स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था, कहाँ, तो श्रृंगारपट्टम में। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। यहाँ जो धार्मिक भारत में भी जो है राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उदाहरण स्वरूप जो है राजा राम मोहन राय जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल घटनाओं में जो है काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति को विफल कर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 की ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। उन्होंने जो है किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1823 की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन के सफलता के उत्सव में एक भोज भी दिया था। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व
नजर आने लगे थे। भारत में जो 1857 के क्रांति से ही राष्ट्रीयता के नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। इसके कारण जो है यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, उसके साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। ये आज हमारा हो गया जब एक का पूरे समाप्त। यूरोप में राष्ट्रवाद आज हमारा समाप्त हो गया, इससे आगे अब नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग ने आज देख लिया पार्ट 4 यानी इस पूरे चैप्टर को। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव। उसके अगले वीडियो में हम लोग इनका सभी सब्जेक्टिव देख लेंगे। इसके अगले वीडियो में यानी मान लेते हैं अब यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट 4। क्या, सॉरी नहीं, पार्ट 4 तो यही होगा ना, यही है ना पार्ट 4। तो हम उनको पार्ट 5 बोल सकते हैं। पार्ट 5 यानी पार्ट 5 में हम लोग क्या देख लेंगे, तो पार्ट 5 में हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। क्या, तो ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 5 यानी अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।